तो इसके बारे में अगर बात करें, किसी भी चीज़ के विज़न के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पर होना है कि हम अगर विज़न है, मिशन है, प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि अभी के समय में हमारा एजुकेशन सिस्टम करप्ट हो गया है। एक तरह से वो ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम, ब्रोकन इमोशन सिस्टम, हम इमोशनली भी कहीं ना कहीं करप्शन की ओर जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम, जो बातचीत करने का जो तरीका है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का जो तरीका है, इवन कि अपने आप से इंटरेक्ट करने का तरीका, वो भी कहीं ना डाइल्यूट होता जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो मुझे दिखती है, ये एक बिग चैलेंज है, बिग प्रॉब्लम है हमारे लिए। इसको ख़त्म करने के लिए एक बड़े विज़न का ज़रूरत है। तो मेरा विज़न इस कम्युनिटी को लेकर जो है वो है एम्पावर एवरी ह्यूमन टू लिव अ लाइफ स्टाइल ऑफ फ्रीडम। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब हर चीज़ को फ्री होके सोचना, फ्री होके करना, अपने आप जहाँ पर हैं उसको फ्रीडम के रूप में देखना, और तब जाकर एक डिसीज़न लेना। तो आप एक बेहतर आप डिसीज़न ले सकते हैं। ये बड़ा हो रहा है, कभी डिटेल में बात करेंगे, अभी शॉर्ट में चलेंगे क्योंकि हम लोग को मेन टॉपिक कवर करना है आज। दूसरा है मिशन, टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोसाइटी ऑफ लीडर्स। हमें दुनिया की सबसे बड़ी लीडर्स की सोसाइटी क्रिएट करनी है। लीडर्स मतलब अपने लाइफ को जो लीड कर पाए अच्छे से। मतलब हम लोग समझते हैं कि लीडर वो होते हैं जो देश को मतलब चलाते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, या किसी कम्युनिटी को लीड करते हैं, ऐसा नहीं है। हर एक इंसान अपने आप में लीडर है। और कभी कभी हम लीडर नहीं भी होते हैं, तो नहीं होते हैं तो हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं होती है। अपने लाइफ को बेहतर तरीके से वही जीते हैं जो एक अच्छे लीडर हैं। तो हमें लीड करना सीखना है, एक अच्छा लीडर बनना है। तो ये हमारा टारगेट, ये हमारा मिशन है इस कम्युनिटी को लेके। कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हैं हमारे इस कम्युनिटी के, जिसमें सबसे पहला कोड ऑफ ऑनर है, वो है लर्निंग एटीट्यूड। लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमें लर्निंग एटीट्यूड में रहना बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना, नई चीज़ों को सीखना, ओपन रहना जो नई चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, और जो पुरानी चीज़ों को हम जान रहे हैं उसको अनलर्न करना। हमें लगता है कि हम जो जानते हैं वो काफ़ी है आगे बढ़ने के लिए, बट ऐसा नहीं है। हमें चीज़ों को अपने हिसाब से देखने से काम नहीं चलेगा, तो चीज़ों को अनलर्न करना होगा और नई चीज़ों को, अपडेटेड चीज़ों को सीखना होगा। और ये दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। किसी चीज़ को अगर हम करते हैं, बार बार करने पर वो जो इफेक्ट आता है वो बड़ा इफेक्ट होता है। एक बार करने पर कई बार हमें वो रिजल्ट नहीं दिखता। कभी कभी हम लोग करते करते हतोत्साहित हो जाते हैं। चाहे वो लाइफ के बारे में बात हो, करियर के बारे में बात हो, रिलेशनशिप के बारे में बात हो, पर्सनल ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करें, किसी चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, किसी चीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी मैटर्स ऑलवेज। हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंटली आप उस काम को कर रहे हैं या नहीं। जैसे वो कहते हैं ना कि वो पानी की जो एक बूंद है वो भी जब पत्थर पे गिरती है, बार बार गिरती है, तो वहाँ पर एक होल हो जाता है, वहाँ पर एक इम्पैक्ट वो डाल देता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कंसिस्टेंटली किसी वर्क को हम कर रहे हैं या नहीं। अगर करेंगे तो वो इम्पैक्ट हमें दिखेगा, और कहीं ना कहीं लाइफ में ज़रूर दिखता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि जो प्लेयर्स, जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, वो रिहर्सल 1000 और 10,000 बॉल्स का जब रिहर्सल करते हैं, वो 5 ही 10 बॉल खेल पाते हैं पिच पर। बट उसके पहले जो 10,000 बार उन्होंने प्रैक्टिस किया है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि उसके कैरियर का ग्राफ कितना ऊपर जाएगा वो 5, 10, 20, 25 बॉल को खेलने के बाद। और ये सब कुछ डिपेंड करता है वो जो पीछे प्रैक्टिस हुआ है, यानी कंसिस्टेंटली जो उन्होंने वर्क किया, उसका इम्पैक्ट सामने में दिखता है जब वो फील्ड पर होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ है जो हमारा कोड ऑफ ऑनर है, इम्परफेक्ट एक्शन। हम लोग कई बार इंतज़ार करते हैं सही समय का, कि नहीं अभी सही समय नहीं है, हम तब काम करेंगे जब हम पूरी तरह से तैयार होंगे, और हम कभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाते हैं। हम अपने लाइफ के लिए पूरी तरह से रेडी होकर कभी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हम किसी भी चीज़ के प्रति, जैसे हम चाहते हैं कि 100% क्लियर हो कि अब हम डिसीजन लेने के कगार पे हैं, बट हम 100% कभी भी क्लियर नहीं हो पाते हैं। एक एस जयशंकर का एक सेशन चल रहा था यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड नेशंस में। तो उनसे पूछा गया कि आदमी को डिसीजन कब लेना चाहिए, जैसे जब हम सफल होते हैं, असफल होते हैं, उसके पीछे मेन रीज़न क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि हम लोग जानकारी बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं। ये हाल की बात है, मुझे याद आ रहा है इसलिए एग्जाम्पल मैं शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने बोला स्टेज पर कि जानना अच्छी बात है,
किसी चीज़ को आप 40-50% तक जब जान जाते हैं तो उतना, उससे पहले तो आपको काम करना नहीं चाहिए। लेकिन 70% जब हम जान जाते हैं तो उस समय 100% आपको एक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद निगेटिव जोन आ जाता है। जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा जानने लगते हैं तब आप निगेटिव चीज़ों पे फोकस करने लगते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, और तब आप परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं, परफेक्शन में चले जाते हैं, और तब आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो इम्परफेक्ट एक्शन लेकर ही आप परफेक्ट लेवल को, परफेक्ट सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। इसलिए जहां पर आप हैं और जिस जगह पर आप हैं वहीं से आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो हमारा थर्ड कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ ऑनर है इम्परफेक्ट एक्शन। चौथी चीज है क्लैरिटी, लाइफ में क्लियर होना। अपनी जिंदगी में हम जो चाहते हैं, आप जब गौर करेंगे तो हम लोग कई बार क्लियर ही नहीं होते हैं कि हमें क्या चाहिए या हमें क्या नहीं चाहिए। ये पूरी तरह से हम क्लियर ही नहीं हो पाते हैं। अभी भी जब आप अपने अंदर झांक कर देखेंगे तो आपका, अगर पूछूं मैं कि आप अपना एक लक्ष्य बताइए जो आपको लाइफ में चाहिए, तो आपको लगेगा मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। कई चीज़ें हैं लाइफ में जो हमें चाहिए और इसीलिए वो चीज़ हम हासिल नहीं कर पाते हैं। ये सही है कि हमें कई चीज़ चाहिए, बट एक एक करके हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो अर्ल नाइटिंगेल का भी कहना है कि गोल का पिक्चर एकदम क्लियर होना चाहिए आपके विजन में, आपके माइंड में, आपके पेपर पे वो रिटर्न होना चाहिए और एकदम क्लियर होना चाहिए। उसी तरह से हम लाइफ में जो हासिल करना चाहते हैं, हम जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, और जो नहीं पाना चाहते हैं, जिससे हम दूरी बनाकर रखना चाहते हैं, वो क्लियर होना चाहिए। तो हमारे कम्युनिटी का एक ये भी है कि आप क्लियर हो अपने, अगर क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप क्लियर हो पाए यहाँ पर आने के बाद। और पांचवी चीज़ है किसी चीज़ में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है सक्सेस लव्स स्पीड। सफलता आपको तब मिलती है जब आप रफ्तार में चलते हैं। अब पुराना समय चला गया कि आप बहुत आराम से काम कर रहे हैं और आप सफल हो जाएंगे। उतना समय किसी के पास नहीं है, बल्कि अब सफलता के पास भी नहीं है। वो भी अब आपका इंतजार नहीं करती है कि आप इतने धीरे धीरे आराम से वहां पहुंचे। तो या मतलब एक स्टोरी हम लोग सुनते हैं बचपन से, वो कछुआ और खरगोश वाली, कि अगर खरगोश सो गया तो कछुआ जीत गया। जरा सोचिए अगर खरगोश नहीं सोता तो कौन जीतता। तो अब समय आ गया, अब खरगोश सोने वाला नहीं है। तो सक्सेस जो है वो फास्ट लोगों का इंतजार कर रहा है, हमें फास्ट मूवमेंट करना है। और देखिए एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उसको बीट करने वाला कोई भी बड़ा कंपनी नहीं था। जैसे एप्पल ने जब IBM को बीट किया तो वो शुरुआत में बिल्कुल छोटी कंपनी थी, एप्पल का कोई वजूद नहीं था, बट वो बहुत तेज काम किया, बहुत फास्ट काम किया, इसलिए वो उसको बीट कर पाया। कोई भी बड़ा एम्पायर जब खत्म होता है, कोई छोटा एम्पायर उसको खत्म करता है अपने रफ्तार की वजह से, ना कि अपने बड़े होने की वजह से, क्योंकि उस समय तो उसका वजूद ही नहीं है। तो हमेशा फास्टेस्ट बीट्स बिगेस्ट। आप कह सकते हैं कि एफिशिएंसी हम लोगों के अंदर होना चाहिए, हमें तेज चलना है किसी चीज को पाने के लिए। तो ये हमारा पांचवा कोड ऑफ ऑनर था। इसके बाद छठा है ग्रोथ। हमें हर वक्त ग्रोथ माइंडसेट में रहना है। कई चीजें आएंगी जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको वो चीजें रोकेंगी, और हर इंसान के लाइफ में वो रोकने वाली चीजें आती हैं, लेकिन मतलब वो ईश्वर देखता है ऊपर से कि आप उसको फेस करने की स्थिति में है कि नहीं, फेस करने लायक है या नहीं। अगर आप छोटी चीज़ों को फेस नहीं कर पा रहे तो बड़ी सक्सेस या बड़ा चीज़ आपको वो कभी नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए ग्रोथ माइंडसेट अगर आपका है, प्रोग्रेसिव माइंडसेट अगर है, तो जो चीज़ें आप तक आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं वो भी हासिल करेंगे, और जिसके आप हकदार हैं वो तो मिलेगा ही। आपको उससे कई बड़ी चीज़ें मिलेंगी। आपको बाद में लगेगा कि इतना बड़ा, मतलब मेरे लाइफ में इतना बड़ा होने वाला है, ये मुझे पता नहीं था। तो ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। और सेवेंथ जो हमारा कोड ऑफ ऑनर है ये है कंट्रीब्यूशन। जो चीज़ें आप हासिल करते हैं उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना है। आपने जो सीखा लोगों को सिखाना है, क्योंकि शिक्षा जब आप बांटते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसका लेवल बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। और आइंस्टीन का कहना था कि किसी को जब आप कोई चीज़ आपसे कोई पूछे, आप आसान भाषा में अगर उसको समझा नहीं पा रहे तो इसका मतलब अभी तक आपने समझा नहीं उस चीज़ को। अगर आप किसी चीज़ को समझ चुके हैं तो आप लोगों को बहुत सिंप्लिसिटी के साथ उस चीज़ को बता पाएंगे। इसका मतलब आपके अंदर वो चला गया, आप उसको बताने की स्थिति में हैं। और लर्निंग्स का सबसे अच्छा लेवल होता है जब आप टीचिंग्स कर पाते हैं, लोगों को सिखा पा रहे हैं, इसका मतलब आपने सही में लर्न किया है उस चीज़ को, और ज़्यादा आपके अंदर वो चीज़ चला जाता है। कंट्रीब्यूशन का एक तरीका ये है, सबसे बड़ा तरीका, कि आप एजुकेशन जो आपने सीखा है
उससे लोगों के लाइफ में आप बदलाव ला सकते हैं, बड़ा शिफ्ट ला सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल लीजिए कि आप सोचिए जब अलेक्जेंडर ने जब विश्व विजेता बना, तो अलेक्जेंडर को किसी ने तो एजुकेट किया होगा, किसी ने तो उसको सिखाया होगा कि कैसे जीत दर्ज की जाती है, और वो नाम था एरिस्टोटल का। जब एरिस्टोटल गुरु थे अलेक्जेंडर के, ग्रीस में वो सिखाया करते थे उनको, तो हमेशा वो बात करते थे कि तुम दुनिया जीतने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। और एक दिन आया जब उसने दुनिया जीता, विश्व विजेता बना, तो उसको बनाने वाला वो माइंड सेट था जो किसी ने दिया, और वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जो किसी ने सीखा था और किसी को सिखाया गया। तो आप कह सकते हैं कि एजुकेशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है किसी के लाइफ में। जब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया जा रहा था, जिसको हम लोग जानते हैं मगध साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य उसके राजा थे, तो उसका जो बीजारोपण किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के दिमाग में, वो पर्सन का उनका नाम था चाणक्य, कि हम सब लोग जानते हैं कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से आप उनको जान रहे हैं। ये कब हुआ? जब एक एजुकेशन, एक शिक्षा किसी के दिमाग में डाला गया, मार्गदर्शन डाला गया कि तुम ऐसा कर सकते हो। तो सोचिए एक शिक्षा कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, किसी की लाइफ को 360 डिग्री आप चेंज कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है अगर आप सीख कर किसी को सिखाते हैं, उसके लाइफ में बड़ा बदलाव लाते हैं। और इसके अलावा कई चीज़ें हैं कंट्रीब्यूशन के लिए, जैसे जब आप इनकम क्रिएट करते हैं तो लोगों को कंट्रीब्यूट कीजिए, चैरिटी कीजिए, और लोगों के लाइफ को पॉजिटिव वे में चेंज कीजिए। तो ये हमारा 7 कोड ऑफ ऑनर है जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, और ये हमारी कम्युनिटी का इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हब का कोड ऑफ ऑनर है, जिसको हम लोगों को फॉलो करना है और अपने लाइफ को उस हिसाब से सेट करना है ताकि हमारे लाइफ में एक बड़ा बदलाव आए। क्योंकि बड़ा बदलाव तब होता है जब आप बड़ा विजन रखते हैं, बड़ी चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो ऑटोमेटिक छोटा किया गया काम भी बड़ा हो जाता है। अगर पर्पस आपका बड़ा है तो आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिक बड़ी हो जाती है, बड़ा करना नहीं पड़ता है। छोटे छोटे काम से आप बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक था ये है पब्लिक स्पीकिंग का, क्योंकि इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हब कम्युनिकेशन पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाना जाता है। तो आज हम लोग बहुत सारे चीज़ों को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि हम बहुत डेप्थ में चीज़ों को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, जैसे हम लोग पिछले सेशंस में भी जान चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए पब्लिक स्पीकिंग बहुत कोर कॉन्सेप्ट है जो हर एक की ज़रूरत है आज के वक्त सीखने की। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, अच्छे कैरियर, अच्छा रिलेशनशिप, अपने जिस सर्किल में, जो फ्रेंड सर्किल में, उसमें एक अच्छा लेवल, किसी जगह पर अच्छा रेस्पेक्ट, वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग अच्छे से कर सकते हैं, शायद ही कोई इंटरव्यूअर आपको हटा सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। हर जगह आप देखिए कि ज़्यादातर जगह आप सेलेक्ट होंगे, ज़्यादातर जगह पर आपके बातों को वैल्यू दिया जाएगा, क्योंकि एक पब्लिक स्पीकर को पता होता है कि लोगों से बात कैसे करना है, अपनी बातों को रखना कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, आप लोगों के दिल में कैसे उतरना है, उसकी भावनाओं को कैसे समझना है, 10, 20, 50 लोगों के सामने कैसे बोलना है। तो ये वो क्वालिटी है जिसके माध्यम से आप अपने बातों को बड़े समूह तक पहुंचा सकते हैं। और अगर किसी को ये पता चलता है कि आप ज़्यादा लोगों को संबोधित कर सकते हैं, आप स्टेज पर जाकर भी बात कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा अवसर मिलने लगते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग आप देखेंगे कि बहुत ज़रूरी है पब्लिक स्पीकिंग, लेकिन ज़्यादातर लोग इस स्किल में बहुत पीछे चल रहे हैं। उनको ये कि नहीं आ रही है, बोल रहे थे कुछ क्या? डेल कार्नेगी ने, आवाज़ नहीं आ रही थी क्या? पहले नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। पहले कितनी देर से नहीं आ रही थी? अभी 1 मिनट पहले, मतलब 1 सेकंड इसके पहले जो आप बोल रहे थे ना, वो नहीं आ रही थी। लगातार जो मैंने बोला, आई ही नहीं आवाज़? नहीं, इसके पहले जो आप बोल रहे थे ना, वो नहीं आ रही थी, बीच में वो थोड़ी वाली देर के लिए? आवाज। हाँ, थोड़ी देर की। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आ रही है आवाज़? हाँ, अच्छा अच्छा पब्लिक स्पीकिंग के बाद आप क्या बोले, वो नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा। तो पब्लिक स्पीकिंग पे हम लोग ये बात कर रहे थे कि आज के डेट में अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई स्किल है तो बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। मान लीजिए आप हेल्थप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप ऑनलाइन एजुकेशन किसी को देना चाहते हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं तो अपने बातों को आप ज़्यादातर लोगों तक अच्छे से पहुंचा सकते हैं। इवन कि ऑनलाइन भी, ये भी एक तरह से अगर आप ज़्यादा लोगों को संबोधित कर रहे हैं तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बट ये भी एक तरह से पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट ही है। और अगर ऑफलाइन अगर आपको कहीं बोलने का मौका मिले तो कई लोग अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है उनकी, वो नहीं बोल पाते हैं, वो फियर फैक्टर उनके अंदर काम करता है। तो
तो अगर आप पब्लिक स्पीकिंग जानते हैं तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आप ज़्यादा जगह पर लोग आपको रेस्पेक्ट देते हैं, लोगों को लगता है कि आप ज़्यादा काबिल हैं उनसे। जैसे पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा स्किल है जो एक भीड़ में आपको अलग कर देता है। लोगों को लगता है कि आप कुछ मतलब आप में कुछ अलग बात है जो उनमें नहीं है। लोगों को ये फील होता है कि ये इसमें ज़्यादा क्वालिटी है, ये ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जैसे कई लोग जब आपके बीच में इंग्लिश बोलते हैं तो आपको लगता है कि ये ज़्यादा स्मार्ट है। उसी तरह से पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा स्किल है जब लोग आपको आपके लेवल से ऊपर करके देखते हैं, आपका वैल्यू बढ़ जाता है। ऑफिसेज में आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती है और आप अपने बातों को अच्छे से रख पाते हैं, अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। इसीलिए आज के दौर में अगर नंबर 1 पर कोई स्किल आप देखिए कुछ है तो वो है पब्लिक स्पीकिंग। डजेंट मैटर व्हाट लैंग्वेज यू नो, मतलब अब मैटर ही नहीं करता आप किस भाषा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इंग्लिश भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे प्रोफेसर्स जब हम क्लास ले रहे होते हैं इंग्लिश में बोल रहे होते हैं, अच्छा इंग्लिश बोलते हैं वो, बट हम बोर हो जाते हैं उनके क्लास में, उनसे ज़्यादा सीख नहीं पाते हैं बहुत अच्छा नॉलेज होने के बावजूद भी। बिकॉज क्योंकि वो ना पब्लिक स्पीकिंग उनका अच्छा नहीं होता, उनका क्वालिटी अच्छा नहीं होता पब्लिक स्पीकिंग का। तो पब्लिक स्पीकिंग के क्वालिटी के बेस पर हम अपने फ्यूचर को और बेटर कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आती है हमारे पास, किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने का हमारे पास क्वालिटी होता है, स्टूडेंट्स को ज़्यादा कन्विंस करने का क्वालिटी आता है। मार्केटिंग और सेल्स में अगर आप हैं तो पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़रूरी डिमांड है लोगों को ट्रेंड करने के लिए या लोगों को सेल करने के लिए, अपने चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट को, अपने कोर्सेज को। बहुत ज़रूरी है कि आप पब्लिक स्पीकिंग सीखें, इसलिए ये नंबर 1 स्किल है आज के डेट में। और डेल कार्नेगी ने कहा भी था कि लोगों को मरने से ज़्यादा भी जिस चीज़ में डर लगता है वो है पब्लिक स्पीकिंग। 98% लोग आज के डेट में पब्लिक स्पीकिंग नहीं जानते हैं, उनमें ये पावर नहीं है कि वो पब्लिक स्पीकिंग कर पाए। तो अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखते हैं तो आप उन 98% लोगों से आगे निकल जाते हैं। तो देखिए ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे और हम लोग जानते रहेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग क्यों ज़रूरी है, कैसे और बेहतर इसको कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ों को करके हम अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल को इन्हेंस कर सकते हैं इन चीज़ों को। लेकिन आज हम लोग कुछ कोर कॉन्सेप्ट पे थोड़ी देर बात करेंगे जिसके बारे में हम लोग घर में जहाँ हैं वहाँ पर सेल्फ डेवलपमेंट पब्लिक स्पीकिंग को कैसे कर सकते हैं, स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं। देखिए इसको 3 फेजेस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला फेज है प्री परफॉर्मेंस। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ को परफॉर्म करना है तो एक हो गया परफॉर्मेंस का स्टेज, जब आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जैसे आज मान लीजिए मुझे परफॉर्म करना है 12 बजे से, तो वो हो गया 12 बजे से 3 बजे तक का 3 घंटे का परफॉर्मेंस मुझे परफॉर्म करना है कहीं पे। तो परफॉर्मेंस के पहले वाला जो टाइमिंग है वो है प्री परफॉर्मेंस, ठीक है। एक हो गया, दूसरा हो गया परफॉर्मेंस, जिस समय हम परफॉर्मेंस दे रहे हो, तीसरा हो गया पोस्ट परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस और पोस्ट परफॉर्मेंस की हम बात बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री परफॉर्मेंस। जब कोई प्लेयर रिहर्स कर रहा होता है या कोई सिंगर या कोई एक्टर या कोई भी परफॉर्मेंस करने वाला रिहर्सल कर रहा होता है, वही उसका मेन टाइमिंग होता है। वही उसी रिहर्सल में वो ये तय कर देता है कि जब वो स्टेज पे जाएगा या जब वो लोगों के सामने जाएगा तो उसको लोग क्या वैल्यू देंगे, उसको किस नज़र से वो देखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट वो परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो हमें परफॉर्मेंस से ज़्यादा प्री परफॉर्मेंस की प्रिपरेशन करनी है। जिस इंसान का प्री परफॉर्मेंस परफेक्ट हो जाएगा, मतलब 100% करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप करने लगेंगे, अच्छा करने लगेंगे, परफॉर्मेंस के लेवल पर ऑटोमेटिक आप अच्छा कर जाएंगे, वहां कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्री परफॉर्मेंस में मतलब, अच्छा मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, मैं आपको ये तो मैं नहीं कहूँगा कि कौन बता सकता है कौन नहीं, बट मुझे ये पता है कि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आ रहा है। मेरा मतलब 10 इयर्स का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा पब्लिक स्पीकिंग का, मैंने जो ट्रेनिंग्स लिए, मैंने जो ट्रेनिंग्स दिए लोगों को, उन एक्सपीरियंस से मैंने जो चीज़ों को निकाला वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये किसी बुक में आपको मिलने वाला है या नहीं, क्योंकि मैंने इसको किसी बुक से नहीं लिया, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से लिया। मुझे जो लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और आप डायरी और पेन लेकर बैठ सकते हैं, उसमें आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको और मिलने वाली हैं। तो प्री परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इसमें जो पहला पॉइंट मुझे लगता है वो है सबकॉन्शियस सीडिंग या फीडिंग। सबकॉन्शियस फीडिंग या सबकॉन्शियस सीडिंग। हम अपने सबकॉन्शियस को जो तैयार कर लेते हैं, उस
अगर वो तैयार हो जाता है तो परफॉर्मेंस के समय ऑटोमेटिक हम परफॉर्म कर देते हैं, और वो परफॉर्मेंस हमारा वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक हो जाता है। उसके लिए ज़्यादा सोचना आपको नहीं पड़ेगा। कैसे होगा ये? इसमें पहली चीज़ जो मैंने रखी है, मेरा जो फेवरेट है वो है रीडिंग। मैं बहुत ज़्यादा रीड करता हूँ, और मेरा एक कॉन्सेप्ट भी है, मैं हर महीने एक बुक ज़रूर लेता हूँ, मतलब बुक ऑफ मंथ मैंने उसको नाम दिया है। तो मैं हर महीने एक बुक लेता हूँ और उसको रीड करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप हर किताब को पूरा पढ़ें, लेकिन नई बुक को लेना और नई बुक को पढ़ना वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप हर वक्त एक बुक को एक साल पहले जो आपने ली थी आप उसको पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए हर महीने एक नई बुक लेना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको भी लेनी चाहिए, मैं लेता हूँ। तो रीडिंग मेरे लिए पहला फर्स्ट प्रेफरेंस है। जब आप रीड करते हैं तो सामने में कोई विरोध नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप मुझसे बात करेंगे, मैं आपको बोलूँगा, हो सकता है आपको आपके दिल पे वो बात लग जाए, आप मेरी बात को फॉलो ना करें, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, आपका ईगो हर्ट कर जाए किसी बात से। जब किताब आप पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बातें आपको हर्ट नहीं करती, आप आपके दिल में जाती, क्योंकि आपसे आप खुद पढ़ रहे हैं, आपको कोई बता नहीं रहा, तो आपके दिल में वो जाता है, आपके सबकॉन्शियस में जाता है, और फिर वो प्रोग्रामिंग होता है, फिर वो आपके प्रोसेस होता है, और फिर वो आपका विचार, आपका शब्द बन जाता है। तो रीडिंग के समय विरोध नहीं होता है, और लोगों के साथ जब आप बात करते हैं तो वहाँ विरोध होता है, इसलिए मैं रीडिंग को प्रेफरेंस देता हूँ। तो रीडिंग से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग आगे भी जानेंगे कैसे क्या बदलाव आता है। दूसरा चीज़ है डायलॉग डिलीवरी। जब आप स्टेज पे होते हैं, लोगों के सामने होते हैं, तो आपने देखा होगा कि कई शब्द जब आप बोलते हैं आप वहाँ अटक जाते हैं, या कुछ सेंटेंस जब आप बोलते हैं तो आपके ज़ुबान लड़खड़ा जाती है आपकी, या फिर आपको उसको अच्छे से आप नहीं बोल पाते हैं, या फिर आपके पास नॉलेज तो है लेकिन आप उस नॉलेज में इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं, उसमें इमोशन आपका नहीं आ पा रहा है। तो डायलॉग डिलीवरी मैं इसलिए पक्ष में रहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने किसी फिल्म में मैंने सुना शाहरुख खान को, और उसका कोई कि पूरी दुनिया साजिश करती है आपको सफल बनाने में, ये मान लीजिए ये एक लाइन है, लेकिन आपने इसको ऐसे ही बोल दिया तो इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपको इसको कैसे बोलना चाहिए ताकि इसका इम्पैक्ट एज इट इज पड़े, जिस तरह से फिल्म में आपके ऊपर पड़ा। आपको शाहरुख खान की तरह नहीं बोलना है, बट आप कैसे बोलें, अगर 2-4 बार 6 बार आप प्रैक्टिस करके बात कर, मतलब अपने आप को तैयार कर लेते हैं, जब आप स्टेज पे जाते हैं तो उसको आप एज इट इज़ डिलीवर कर पाते हैं। क्योंकि जो चीज़ें इस तरह की जो अच्छी लाइंस है, कई बार आपको टाइम पे याद नहीं आने लगती है स्टेज पे, इसलिए आप नॉर्मल बात करके निकल जाते हैं। तो इम्पैक्ट छोड़ने के लिए 100 लाइनों के बदले अगर 2-3 लाइन आप इम्पैक्टफुल बोलते हैं तो इसका बहुत गहरा असर होता है लोगों के अंदर, लोगों के दिमाग पर इसका असर होता है। जैसे स्वामी विवेकानंद का एक कोटेशन है, विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। तो इसके बारे में जब आप ये बात बोलते हैं तो लोगों को हिट करता है, और जिस तरह से बोलते हैं वो ज़्यादा हिट करता है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। जो डायलॉग डिलीवरी है, टंग ट्विस्टर्स है, जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अब जब आप इसको एक बार बोलेंगे तो आपकी ज़ुबान लड़खड़ाएगी, फिर बार बार बोलेंगे तो वो क्लियर होता जाएगा आपका। ये क्लैरिटी ज़रूरी है आपकी ज़ुबान में, आपके टंग्स में, जब आप लोगों के सामने स्पीच दे रहे होते हैं तो एक बार में लोगों को समझ में आना चाहिए आप बोल क्या रहे हैं। तीसरा चीज़ है वॉइस इन्हेंसमेंट। पूछू? हाँ हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप। क्लैरिटी प्रैक्टिस करनी तो अभी जो आपने जो लाइन बताई है गाने की वो बोलना होगा। ये क्या गाने वो की? वाली- हाँ, अभी जो आपने गाने की लाइन बताई है वो वाली प्रैक्टिस करनी होगी। इस तरह की कई लाइंस हैं। जैसे ये एक लाइन मैंने बताई, इस तरह की कई लाइंस है टंग ट्विस्टर्स में, इंग्लिश में भी हैं, हिंदी में भी हैं, क्षेत्रीय भाषा में मुझे नहीं पता होगा ही। तो उसको आप प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। इससे क्या होता है कि टंग क्लियर होता है। आप कभी कभी आप देखते होंगे बोलते बोलते आप फंस जाते हैं कहीं पर। तो जैसे बोलते बोलते ना एक ही लाइन 3-4 बार हो गया, या फिर गलत बार बार बोलने लगते हैं, और कभी कभी वो सीरियली बार बार होने लगता है। तो वो चीज़ कम होने लगेगा, आपका जुबान क्लियर होगा तो लोग एक बार में आपके बात को समझेंगे वहाँ पे। तो स्टेज पे ये जरूरी है, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है, और आप एज ए स्पीकर उतने सारे लोगों के सामने बोल रहे हैं, तो आपके बातों का अच्छा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। तो हमें इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस अभी से करनी चाहिए। क्योंकि हम लोग जो यहाँ तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि हम अपने दोस्तों के सामने बात करें, हम इसलिए बात करें कि आगे चलकर जब हमें इनकम क्रिएट करने का मौका मिले, तो कोई भी आदमी जब आप उससे बेहतर होंगे, आपसे वो रियल में कुछ सीख पाएगा, तभी तो वो आपको पे करेगा ना।
और आप, मेरा उद्देश्य है कि आप ज़्यादा बड़ा इनकम क्रिएट कर पाएँ इन फ्यूचर। तो ज़्यादा बड़ा इनकम आप तब क्रिएट कर पाएंगे जब आप ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे लोगों पर। और ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट तब आप क्रिएट कर पाएंगे जब आप वो भी कर पाएंगे जो लोग रियल में नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगेगा कि ये चीज़ आप सिखाने के काबिल हैं, ये चीज़ आप उनको बताने की स्थिति में हैं। तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ा असर डालती हैं। ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन लोग इसी चीज़ में उलझ कर रह जाते हैं और बड़ा कुछ हासिल नहीं कर पाते। तो छोटी, कहते हैं ना कि जहाज़ जो जो डूबता है वो किसी बड़े प्रॉब्लम की वजह से नहीं, छोटी सी छेद उसे डुबा देती है। तो इन छोटे छोटे चीज़ों को हम ठीक करेंगे तो बड़ा इम्पैक्ट हम डाल सकते हैं। इसीलिए टंग ट्विस्टर्स भी उसमें से एक है। और ये तो एक तरीका है, और कई चीज़ें हैं जो मैंने शेयर किया है पहले भी ऑडियोज़ में भी अपने इसमें, और मैं आगे भी शेयर करता रहूँगा। तो एक इसके अलावा वॉइस इन्हेंसमेंट, देखिए जैसे हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम जो बोल रहे होते हैं, जैसे आप देखिए कि हम लोग मोनोटोनस तरीके से हम बात करते हैं जनरली, उसमें कोई ना इमोशन नहीं होता है। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा उतार चढ़ाव आ रहा है बात में, जैसे अभी मैंने बोला, तो इसमें एक एक्सप्रेशन है, एक इमोशन है। कहीं पर मैंने पॉज भी कहीं पे किया। लेकिन जनरली जब हम घर में बात करते हैं एक ही सुर में सारा बात कर रहे होते हैं, बस बोले जा रहे होते हैं बोले जा रहे होते हैं, उसमें कोई इंप्रेशन कोई इमोशन नहीं होता। जैसे अभी मैंने बोला कुछ लाइन एक ही तरीके से बोला। तो जब हम एज ए पब्लिक स्पीकर जा रहे हैं तो आपको अपने आप को एज ए एक्टर देखना है वहाँ पे, कि आप एक एक्ट प्ले कर रहे हैं और उस एक्ट के वजह से लोगों के लाइफ में बदलाव आ रहा है। आप देखिए 5 मिनट का भी एक एक्टिंग होता है, कोई डायलॉग कुछ सुनते हैं, कितना उतार चढ़ाव, ठहराव, इम्प्रेशन, एक्सप्रेशन, इम्पैक्ट कितना कुछ होता है, इमोशन कितना कुछ होता है। तो आपको भी उतना कुछ अपने आप में डेवलप करना है धीरे धीरे। तो वॉइस इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वॉइस पे मैंने एक डाला भी था कि कैसे आप इन्हेंस कर सकते हैं। तो वॉइस के लिए हम लोग और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो वॉइस इन्हेंसमेंट भी, इससे सबकॉन्शियस फीडिंग होता है, आपका आवाज़ आप वैसे ही बोलने लगते हैं जैसे आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसके लिए रिहर्स करनी चाहिए कि वॉइस इन्हेंसमेंट, कैसा वॉइस आप चाहते हैं। आप भारी आवाज़ चाहते हैं, आप पतली आवाज़ चाहते हैं, आप ज़्यादा ज़ोर से बोलना चाहते हैं, ज़्यादा असरदार चाहते हैं, असर कम बात करें, कम बोलें बट असर उसका ज़्यादा पड़े, जो भी आप चाहते हैं उसको एक डिसाइड करके उस तरह से आपको जो भी आप सोच रहे हैं उस तरह से प्रैक्टिस करना होगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं पर्सनली करता हूँ। ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें आप करें। डेवलपमेंट करते समय जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसमें से कुछ चीज़ों को भी आप धीरे धीरे एक एक करके डेवलप करेंगे। जिसे मुझे क्या लगता है कि आपको करंट अफेयर्स का नॉलेज होना चाहिए। करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं कि जो आप कंपटीशन की तैयारी करें वो करंट अफेयर्स की मैं बात नहीं कर रहा। करंट अफेयर्स की का मतलब ये कि दुनिया में आजकल जो चल रहा है थोड़ा बहुत उसका नॉलेज होना चाहिए, हो क्या रहा है इंडिया में। कुछ मतलब बहुत ही होता है ना, बहुत फेमस न्यूज़, फेमस चीज़ें जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। जैसे अभी आईपीएल विराट कोहली बहुत दिन बाद जीते, तो इतने दिन के स्ट्रगल के बाद उन्होंने ये जीत हासिल की। क्या मायने रखता है ये जीत उसके लिए, क्या मोमेंट था वो, थोड़ा उसके बारे में अवेयरनेस। बहुत ज़्यादा जानकारी आप आईपीएल नहीं देखते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी। आज पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया कि जम्मू से श्रीनगर के लिए एक ट्रेन मतलब स्टार्ट कर दी गई, उद्घाटन किया गया। मात्र 3 घंटे में 8 घंटे का सफ़र पूरा किया जाएगा। अब इससे कितना बड़ा बदलाव है, कितना ज़्यादा कश्मीर के लिए पर्यटन बढ़ जाएगा। हम लोग भी आसानी से अगर जाते हैं वैष्णो देवी का दर्शन करने, वहाँ से हम लोग श्रीनगर घूमने के लिए जा पाएंगे, कितना मज़ा आएगा। हम लोग अब आसानी से कश्मीर जा पाएंगे। तो ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आप लोगों से उनको पता है तो आप उससे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे बात करते समय। आप चूँकि वो जो जान रहे हैं आप भी जान रहे हैं, जब आप वो बात करते हैं तो तुरंत में वो आपसे कनेक्ट हो जाते हैं कि अच्छा ये बात, तो आप उसके दिमाग में वो चल रहा है, आप उससे कनेक्ट हो पाते हैं तुरंत में। इसलिए करंट अफेयर्स की कुछ चीज़ों को हम लोगों को जानना चाहिए। डेली का, अगर डेली का नहीं तो वीकली का कुछ चीज़ एक बार देख लीजिए कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं, आपके माइंड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रह जाएंगी। और अगर कोई प्रोग्राम आप देने वाले हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे काम करके जाइए कि हाँ एग्जैक्ट मुझे इसी चीज़ पर बात करना है, उस चीज़ के बारे में आप सोच कर जाइए, प्लानिंग करके जाइए। विदाउट प्लानिंग हमें नहीं जाना है। इसके अलावा मैं हिस्ट्री के बहुत फेवर में रहता हूँ। मुझे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है और मुझे गांधी जी में, भगत सिंह में, स्वामी विवेकानंद में, छत्रपति शिवाजी में, मतलब ये लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने
मतलब मुझे लगता है कि इन लोगों को अभी होना चाहिए था, अभी हम ज़रूरत है हम लोगों को इन लोगों की, ये लोग गलत टाइम पे हुए। एक बड़ा बदलाव हो सकता था अभी। मतलब ये लोग ना विश्व विश्व गुरु के रूप में आप देख सकते हैं इन लोगों को, एक बड़ा बदलाव लाया इन्होंने। शिवाजी के बारे में आप देखिए, जब वो थे तो एक ऐसे राजा जिन्होंने ये सोच को बदला। नॉर्मली इंडिया में क्या होता था कि नहीं हम हार नहीं मानेंगे, राजपूत क्या होता था कि हम हार नहीं मानेंगे, अवध में लोग जो नवाब थे कि नहीं हम अड़े रहेंगे। तो कहते हैं ना जो ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रांग, मतलब जो ज़्यादा कड़ा होता है, देखिए कड़ी चीज़ों को तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन जब तूफान आती है तो जो झुकने जो फ्लेक्सिबल चीज़ें होती हैं वो रह जाती हैं, वो उसको कोई तोड़ नहीं पाता। तो शिवाजी की एक क्वालिटी थी कि ज़रूरत पड़ने पे वो छल से भी काम लेते थे। और ये जो क्वालिटी थी उनको, ये बाकी इंडियन राजाओं से उनको अलग करती थी। और ये वजह रहा उनको जल्दी कोई हरा नहीं पाता था, मतलब कैद भी कर लिया तो भी वहां से भाग गए। और आप देखिएगा कि जनरली यहाँ के जो राजा होते थे कि नहीं मैं युद्ध भूमि में छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन आपका मोटो क्या है? अपने साम्राज्य को बचा कर रखना, आगे बढ़ना, किसी भी तरीके से उस टैक्टिक्स को यूज करना। तो वो टेक्नोलॉजी का यूज करते थे, वो माइंडसेट का यूज करते थे। तो आप उनको उनकी क्वालिटी में देखिएगा। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप देखिए कि उन्होंने अमेरिका में जाकर लोगों को योग सिखाया और इंडियन कल्चर के बारे में बताई। कितना बड़ा बात है कि उसके मुझे लगता है कि 1893 वो समय था जब वहाँ पे सेशन हुआ था अमेरिका में। तो इस तरह की जब कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ चीज़ें आपको पता होती हैं, जैसे गांधी जी जब लीडरशिप में गांधी जी ने जो बदलाव लाया, थोड़ा बहुत ये सब जब इंफॉर्मेशन आपको पता होता है, तो जब कोई इंटेलेक्चुअल लोगों से आप बात कीजिएगा, मान लीजिए आपको कोई ऐसा जगह पर बात करने आप गए हैं जहाँ पे रिटायर्ड आईएएस का सेशन आप लेने गए हैं, मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, या प्रबुद्ध लोग वहाँ पे हैं, विद्वान लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर आप जब इस तरह के लोगों के का रेफरेंस दे के अपनी बातों को रखते हैं, क्योंकि वहां पर जब आप कोई बात कीजिएगा ना तो लोग आपका बात मानेंगे ही नहीं, क्योंकि लोग आपको सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको लगेगा ना कि ये मुझे क्या ही बता देगा। तो वहां पर आप डायरेक्ट बात मत कीजिए, पहले बात कीजिए इन लोगों की, जिससे उनको पता चले कि आप इनके बारे में भी नॉलेज रखते हैं, आपके पास है वो पावर, क्योंकि उन्होंने उसको पढ़ा हुआ है। आप जैसे ही बात करेंगे आपके नॉलेज से वो कनेक्ट हो जाएंगे, और जैसे ही वो कनेक्ट हो जाएंगे तब वहां पर अपनी बातों को आप रखिए। तो आपको क्या लगता है आपकी बातों से वो इनकार कर पाएंगे क्या? मैंने अपने कई टॉक में जब इस तरह के सेशंस में को लिया है तो मैंने इसी फॉर्मूला को यूज़ किया। मैंने थर्ड पार्टी सिग्नल दिया पहले वहाँ कि मैं इन लोगों के बारे में क्या जानता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग इस पे ऐसे लिखते हैं, उन्होंने इन पे बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारे कोटेशंस पढ़े हैं। तो मैं पहले उस बात को रखता हूँ, उनके दिमाग में इन कर जाता हूँ कि आप जो जान रहे हैं वो मैं जान रहा हूँ, मैं उस लेवल पर आ गया। तो आप जब उस लेवल पर आ गए तो आपके हर बात को फॉलो करेगा। तब मैं जब अपने नॉलेज को, अपनी चीज़ों को इंप्लीमेंट करता हूँ, जो मेरा अनुभव है, तो उसको वो तुरंत एक्सेप्ट करते हैं, उसको वो डिनाई नहीं कर पाते। तो ये मेरा तरीका है। तो जब थोड़ा थोड़ा चीज़ को आप समझने लगते हैं, कुछ हिस्ट्री को, कुछ करंट अफेयर्स को ना, तो पावरफुल लोगों को भी आप कनेक्ट करते हैं एक बार में, आपकी बातों से वो सहमत हो जाते हैं। और अगर आप वहाँ सेल करने गए हैं, किसी चीज़ की मार्केटिंग करने गए हैं, तो आपसे वो सहमत होते हैं और उनको लगता है कि सामने वाला ऑथेंटिक बात कर रहा है, वो कुछ बेचने नहीं आया मुझे, वो मेरे बारे में बात करना है, उनको ऐसा फील होता है। तो आपकी बातों को, चीज़ों को वो एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए ये इस तरह के चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा एक तकनीक है सराउंडिंग अवेयरनेस, अपनी सराउंडिंग, अपनी चीज़ों के बारे में अवेयर रहें। कई बार आप जो करने जाएंगे, लोग कुछ सवाल पूछ के माहौल बदल देंगे, आपके दिमाग को घुमा देंगे, आपको लगेगा अरे मैं तो कुछ और बात करने आते, ये तो कुछ और बात हो गया। आप जाएंगे कुछ और लोगों से बात करने, वो लोग ही वहां नहीं रहेंगे, आपको कुछ और लोगों से बात करना पड़ेगा। कुछ लोग बड़ा खतरनाक सवाल पूछ देंगे आपसे, आपके माइंड को डाइवर्ट कर देंगे, आपका सारा नॉलेज, सारा तैयारी वहां पर धरा का धरा रह जाएगा। उस समय भी आप कुछ बात कर पाए तो उस समय दो चीजें काम करेंगे, एक तो आपको माइंड को काम रखना है, और दूसरा सराउंडिंग अवेयरनेस, आसपास जो हो रहा है उसके बारे में अवेयर रहना है। और वहां पर क्वेश्चन आंसर का टेक्निक अपनाना है, बस बैठ जाना और लोगों से जो वो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसको सुनते जाना है, माइंड को बस ओपन रखना है, और क्वेश्चन आंसर का टेक्निक, उनसे और सवाल पूछना है, उन्हीं को बोलने देना है कि ठीक है तुम ही बोल लो। और आपने जो तैयारी इतने दिन की है, पढ़ाई की है, करंट अफेयर्स पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, बुक्स रीडिंग करा है, लोगों को रीड किया, इतना सारा जो अनुभव आपने टॉक दिया है, ये सारा चीज इतना सुनने के बाद काम आएगा। आप सोच भी नहीं सकते उसके बाद जो परफॉर्मेंस होगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। एक बार इसके बारे में कभी मैं और डिटेल में बात करूंगा, लेकिन पटना में, बिहार की राजधानी है पटना, वहाँ पर एक सेशन था मेरा, बहुत पहले की बात है, करीब 5-6 साल हो गए। मगध महिला कॉलेज है वहाँ पे हेल्थ और ब्यूटी सेशन था।
उस समय मैं सेशन नहीं लेने वाला था। मैंने, मेरे एक सर थे, मेंटर थे मेरे, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा था। उनका मैंने सेशन अरेंज किया था, उनको आना था और टॉक देना था, बट उस दिन वो पटना में थे नहीं जिस दिन मैंने सेशन अरेंज किया था। मुझे उन्होंने बोला था मैं आ जाऊंगा टाइम पे, बट किसी वजह से वो नहीं आ पाए, और मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था उस सेशन के लिए क्योंकि हेल्थ और ब्यूटी के बारे में वो सेशन था, मोटिवेशनल टॉक भी कुछ था, तो मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, मुझे नहीं देना था वो। तो मुझे बस 5 मिनट में कॉल करके उनको बुलाना था, लेकिन सिचुएशन ऐसा बना कि वो टॉक मुझे देना पड़ा वहाँ पे। और पहले तो 5 मिनट में समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। लेकिन मेरा जो अनुभव था पहले का, मेरे एज ए स्पीकर, या मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग्स दिए थे, बहुत सारे डेमो दिए थे, सेशन लिए थे, ये सारा अनुभव उस दिन बहुत काम आया। क्योंकि उस दिन करीब 800 लड़कियां थी, गर्ल्स कैंडिडेट थी सामने में, सारी ही कॉलेज की गर्ल्स थी, और प्रोफेसर्स बैठे हुए थे कॉलेज के। तो सब लोग जानकार लोग थे जो प्रोफेसर्स थे। और एक शशि मैम थी जो एचओडी थी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की कॉलेज की, उनसे परमिशन लिया था मैंने। उन्होंने मात्र आधे घंटे का परमिशन दिया था कि आधे घंटे से ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे। उसके बाद सेशन मतलब था उनका, ये क्लास होने वाला था। लेकिन आधे घंटे जब सेशन हुआ तो आधे घंटे डिस्कशन होने के बाद उन्होंने बोला कि क्लास हम लोग बात करके, हम लोगों ने क्लास को आगे, इस क्लास को हम लोग नहीं करेंगे, 1.5 घंटे और है आपके पास, आप थोड़ा डिटेल में बताइए, क्योंकि आप जो बता रहे हैं बच्चे उसमें एक्साइटेड हो रहे हैं, वो जानना चाहते हैं इस चीज़ को। तो मैं बता नहीं सकता आपको, वो जो सेशन था, वो जो नहीं लेने वाला था मैं, और तब जो वो सेशन हुआ जिसकी तैयारी नहीं थी, मतलब जनरली मैं हर चीज़ की तैयारी करके ही जाता हूँ, भले ही वो काम आए ना आए, बट मैं प्रिपरेशन करता हूँ, अभी भी हर दिन प्रिपरेशन होता है मेरा। बट उसकी तैयारी नहीं थी क्योंकि मुझे नहीं लेना था। लेकिन वो सेशन अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट सेशन मैं उसको मानता हूँ, क्योंकि बिना तैयारी के, और सब लोग बहुत एक्साइटेड, बहुत पॉजिटिव हो गए उसके बाद। तो आप पूछिए कि उस दिन आपने बात क्या किया जब तैयारी नहीं थी, तो मैं पहले वही तो, पूछ रही थी कि हाँ अगर सेशन ब्यूटी का है तो हमें भी बता दो, मतलब मुझे भी इंटरेस्ट है। यस। तो वो जो वो मतलब वो क्या ही बोलूँ मैं, उस दिन पहले मैंने शुरू किया जिस चीज़ का वो सेशन था। सेशन किस चीज़ का था, तो हेल्थ का और ब्यूटी का सेशन था। तो सबसे पहले मैंने शुरू किया ब्यूटी, क्योंकि गर्ल्स, सिर्फ गर्ल्स ही थी वहाँ पे, गर्ल्स कॉलेज था। मुझे लगा कि सबसे पहले सामने वाले के मतलब का बात आपको करना चाहिए। तो लड़कियां थी, उनको इंटरेस्ट तब आएगा जब आप हेल्थ वेल्थ का बाद में बात कीजिए, पहले आप ब्यूटी का बात कीजिए मुझे सुंदर दिखना है ना। तो पहले मैंने ब्यूटी टॉक से शुरू किया कि आज जो जो वर्ल्ड है ना, मतलब मैंने थोड़ा प्रोफेशनली स्टार्ट किया कि कई सेगमेंट से मैंने बात किया कि लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं, सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन हम लोग गलत चीज़ों को लगा रहे हैं और अपने मतलब स्किन को ख़राब कर रहे हैं। तो आज का समय है कि चीज़ों को समझना, अवेयर होना, इस पर थोड़ा सा बात किया। फिर मैंने बात को टर्न आउट किया कि आप अच्छा तब तक नहीं दिख सकते हैं जब ऊपर से सिर्फ लगाने से चीज़ों को काम नहीं चलेगा, आपको बॉडी को अंदर से ठीक करना पड़ेगा और अंदर से ठीक करना पड़ेगा तो खान पान पे बात आ गई। तो खान पान के बारे में थोड़ा बात हुआ कि क्या नहीं खाना चाहिए, नमक, मैदा, चीनी, बहुत सारी चीज़ों पे मैंने बात किया, और क्या करना चाहिए डेली रूटीन में। और इस दरमियान मैंने लोगों से उतर उतर के बात किया कि अच्छा ये बताइए कि आप, पहले मैंने पूछा इस ये चीज़, जैसे सबसे पहले अगर ये चीज़ें रखी जाए आपके सामने तो आप क्या खाना पसंद कीजिएगा। तो ज़्यादातर लोगों ने चाउमीन और चिल्ली कह रहे हैं, बात किया कि मैं तो यही खाऊंगी, मैं तो नहीं, मैं डोसा नहीं, मैं यही खाऊंगी, मैं पहले बर्गर खाऊंगी, पहले खाना कौन खाएगा, मैं तो फुकचा या पानी पूरी। तो इससे इंटरेस्ट, मैंने लोगों से कम्युनिकेट किया और लोगों से रिलेशन बनाया, मतलब बातचीत किया, और फिर थोड़ा आगे बढ़ा बात को लेके। फिर मैंने वो बताया कि यही मैं जानना चाह रहा था। उसके बाद मैंने ये बताया कि देखिए हम लोग गलत कहाँ कर रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला कि आप गलत हैं, मैंने बोला कि देखिए हम लोग गलत कहाँ कर रहे हैं, हमारे सोचने का तरीका गलत कहाँ है, हमारे जो खा रहे हैं वो गलत कहाँ, और सही क्या करना चाहिए, उस पर थोड़ा बात किया। उसके बाद फिर मैं अपने पॉइंट पे आया। मेरा सबसे स्ट्रांग पार्ट हेल्थ और ब्यूटी नहीं था, मेरा सबसे स्ट्रांग पार्ट था माइंडसेट, सेलिंग, मार्केटिंग। ये चीज़ मेरा बहुत स्ट्रांग था, इस पर मैं कितने देर भी बात कर सकता था। एटीट्यूड, मेंटल हेल्थ, मेंटल पॉजिटिवनेस। तो मैंने बोला कि अगर आप अच्छा सोच नहीं पाएंगे तो अच्छा खाना, अच्छा दिखना, ये काम नहीं करेगा। और फिर मैंने उस चीज़ पे बात करना शुरू किया, और उसके बाद मैक्सिमम पार्ट मैंने उसी चीज़ पे बात किया। आपका रूटीन क्या होना चाहिए, आपका पर्सनैलिटी ग्रोथ क्या होना चाहिए, स्टूडेंट को सोचना कैसे चाहिए, क्यों हम एग्जाम में फेल क्यों हो रहे हैं और पास हम कैसे हो सकते हैं, हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए, इन चीज़ों पे मैंने बात करना शुरू किया। और लोगों को वो ड्रास्टिक, मतलब बहुत बहुत ही पसंद आया वो चीज़।
उसके बाद मैंने उस चीज़ों को कनेक्ट भी किया कि हर एक से कैसे वो कनेक्ट होगा। और इस दरम्यान मैं लोगों से बात कर रहा था, मतलब मैं प्रोफेसर से भी टॉक कर रहा था, मैं लड़कियों से भी बात कर रहा था, जो स्टूडेंट थे वहाँ पे उनसे भी मैं टॉक कर रहा था, बीच में क्वेश्चन में कर रहा था कि क्या लगता है आपको इसके बारे में, आप या फिर इस चीज़ को कौन कैसे कर रहा है, उससे मैं क्वेश्चन दो लोगों से पूछता था, फिर मैं वापस बात करता था। तो ये तरीका था मेरे बात करने का वहाँ पे, और लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि मैंने पब्लिक स्पीकिंग में मैंने कन्वर्सेशन किया, एक दूसरे से बात किया, मैंने कम्युनिकेट किया। मैं तो बोला ही, बट लोग भी बोले, उनको भी मैंने माइक दिया, ताकि मैं मतलब वो भी बोल रहे थे मेरे साथ। तो ये चीज़ शायद उनको बहुत पसंद आया। और अगर हम पब्लिक स्पीकिंग को कन्वर्सेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हमारा पब्लिक स्पीकिंग हिट हो सकता है। और यही तरीका है एक बहुत अच्छे तरीके से पब्लिक स्पीकिंग करने का या स्टेज स्पीकिंग करने का। तो वो बहुत ही मेरा सक्सेसफुल टॉक रहा था, जिसकी तैयारी नहीं थी। और मैं सवाल ज़्यादा इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता था। जब लोग बोल रहे थे वो मुझे पॉइंट दे रहे थे, उसी पॉइंट पे मैं आगे, ये क्योंकि मैं जानता था बट मैं ये तैयार नहीं था कि क्या बात करूं, तो वही मुझे बता रहे थे कि ये चीज़, ये प्रॉब्लम है, तो उसी प्रॉब्लम पे मैं सवाल का जवाब दे दे रहा था, और उनको अच्छा लग रहा था, उनको सॉल्यूशन मिल जा रहा था। और इसी तरह से 2 घंटे लगातार हमारा टॉक चलता रह गया। और लास्ट में बोला गया कि इस ये एक मतलब एक कहते हैं ना कि एक क्लास का पॉलिटिकल साइंस का वो सेशन था, हम लोग चाहेंगे कि पूरा कॉलेज का ये सेशन हो, आप कभी टाइम दीजिएगा। तो मैंने बोला, चूंकि मैं उस समय और भी काम कर रहा था तो मैं उस समय टाइम नहीं दे पाया, लेकिन मैंने बोला कि फिर मैं आके बात करूंगा। तो सोचिए, जो टॉक होने वाला नहीं था, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था, वो इतना अच्छा गया कि लोग दूसरे बार की बात कर रहे थे। ये क्यों हो पाया? क्योंकि मेरी तैयारी पीछे, स्टेज के पीछे मेरी चलती रहती थी। इसका क्रेडिट उसको जाता है। अगर मैं बिल्कुल पीछे तैयार, रिहर्सल मेरा नहीं हो रहा होता, तो शायद मैं उस दिन बात नहीं कर पाता, और फिर मुझे दोबारा मौका भी नहीं मिलता, किसी से कोई मौका नहीं मिलता। और उस समय किसी प्रोडक्ट के बारे में भी मैं टॉक कर रहा था, तो काफ़ी प्रोडक्ट्स के ऑर्डर भी मुझे मिले थे। ब्यूटी से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स थे जो प्रीमियम क्वालिटी के थे, तो उसके काफ़ी ऑर्डर्स भी मुझे मिले थे। तो खैर, अब देखिए, इसके अलावा और भी कई तरीका है पब्लिक स्पीकिंग को करने का। अभी तक हम लोग सबकॉन्शियस सीडिंग और फीडिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें कई चीज़ें हैं जिस पर मैं बात करूंगा, लेकिन आज हम लोगों ने डेप्थ में बात किया। तो आप इससे ये समझिए कि पब्लिक स्पीकिंग या जो भी मैंने बात की, अगर इस तरह से आप तैयारी करते हैं, तो आप किसी भी तरीके, किसी भी चीज़ को आप कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप वहाँ पे फेलियर का कोई भी चांस बनता है। आप अपने सक्सेस को पहले ही कंफर्म कर देते हैं। आपके माइंड को पता होता है, आपने इतनी तैयारी की है कि उसको पता होता है कि आपको मतलब कोई बीट कर ही नहीं सकता है। कोई एक रास्ता ब्लॉक होगा, आप दूसरे दरवाजे से निकल जाएंगे, आपको कोई ब्लॉक नहीं कर पाएगा, कोई सवाल आपको रोक नहीं पाएगा। आप पूरे मीटिंग के पॉइंट को टर्न कर सकते हैं अगर आप इस तरह से तैयार हो। क्योंकि मैंने जिस तरह से प्रिपरेशन किया, और मुझे याद है कि आज तक मेरे लाइफ में कोई ऐसा मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग से मैं बता रहा हूँ, पहले प्रोग्राम से, पहले प्रोग्राम थोड़ा खतरनाक होता था मेरा। पहले क्या होता था कि मैं जब बात करता था तो लोग बोलते थे आप ज़्यादा अच्छी बात करते हैं, और मुझे बोला जाता था चूंकि आप ज़्यादा अच्छी बात करते हैं इसलिए लोग आपसे सीखते नहीं हैं, क्योंकि वो बात वो नहीं बोल पाते हैं। तो धीरे धीरे मैंने ये सीखा कि वो बात कीजिए जो लोग समझ पाएँ, सिर्फ अच्छी बात करना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पब्लिक स्पीकिंग इसका मतलब है कि लोगों के हिसाब से आपको बात करना है। तो ये चीज़ मैंने सीखा, फिर उस हिसाब से तैयारी करी। तो मैंने ये देखा अपने तैयारी, अपने प्रिपरेशन, अपनी जर्नी के हिसाब से, जर्नी के दरमियान, कि आपको बेसिकली किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो हम बहुत अच्छा परफॉर्मर बन सकते हैं। इवन कई चीज़ें मैं आगे भी शेयर करूंगा आपसे, और जो चीज़ों को मैंने बताया अभी डेप्थ में हम नहीं गए, अभी ऊपर ऊपर मैंने इस चीज़ पे बात किया। जब मैं स्टेप बाय स्टेप इसको ब्रेक करना शुरू करूंगा कि और मैंने क्या किया, जैसे लोगों से मैंने बात करी तो उनसे किस तरह के सवाल पूछे, उसने किस तरह के जवाब दिए, सवाल कैसे पूछे, जैसे मुझे जवाब जानने थे वैसे ही सवाल मैंने पूछे, ऐसा सवाल कैसे पूछें। इस तरह के कई सेशंस को अभी हम लोग जब करेंगे तो यहाँ पर से हम लोग लेंगे। तो ये हम लोग पब्लिक स्पीकिंग पे आज हम लोगों ने देखा और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो अगर आपके इसमें कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, आप तो मतलब आपने बहुत कुछ बताया और थोड़ा ही दिमाग में गया है। हम्म। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। अच्छा। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट आपने बताया तो उसमें मुझे 2 ही पॉइंट मतलब याद है, तो मैं अगली टाइम से ना, सर आपकी मिस्टेक नहीं है, मैं अगली बार से नोटबुक लेके बैठूंगी। ऐसे हम्म। थे उठी और मोबाइल लेके बैठी थी, तो मैं अगली बार से नोटबुक बना लूंगी। हम्म। उस नोटबुक में जो आप बता रहे हो उसको लिखूंगी, और मतलब ये चीज समझी कि हमारे जो गोल है वो बड़े होने चाहिए। तो हमारा
एक्शन भी उसी हिसाब से वही रूट में जाएगा, और जो छोटा है वो फिर अपने आप ही सब सॉल्व होते जाएगा। आज ये चीज समझी। फिर दूसरा कि बातों में ना एक टोन होनी चाहिए, मतलब क्लैरिटी, फिर पिच होना चाहिए कि कब हमें जोर से बोलना है। एक अटेंशन सीकिंग के लिए, मतलब अटेंशन ग्रैप्स करने की टेक्निक में, कि जो सामने वाला सुनना चाहता है हमें वही बोलना है, हमें अपना नहीं बताना है ज्यादा। तो सही एक ये चीज सीखने मिली। फिर उसके बाद में कि भले अगर फियर अपने चेहरे पे नहीं आने देना है, और हमें नहीं पता, जैसे आपने भी सेक्शन का बताया, तो इसमें ये चीज सीखने मिली कि कुछ भी हो उसके लिए रेडी रहना है, और फियर को चेहरे पे नहीं आने देना, और उसके लिए एक्शन में ये कि सामने वाले को पता नहीं लगने देना कि हमें वो चीज नहीं पता। तो वो जैसे आपने वो टेक्निक लगाई कि उनसे पूछना, फिर हमें रास्ता अपने आप मिल जाएगा। तो आज ये चीज सीखने मिली सर। बहुत चीज़ों को आपने मतलब कैच कर लिया बहुत सारा चीज़ था जो आपने बताया, बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी चीज़ों को लिया चित्रा जी। तो मुझे लगता है कि इस तरह से अगर हम जो भी सेशंस होता है, अगर इस तरह से हम लोग इसको ऑब्जर्व करने लगें और लेने लगें, और मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो भी चीज़ नोट किया आपने, इसको अगर रिवीजन करने लगें बार बार, तो सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग पे ही नहीं, जब आप काम कर रहे हैं, जैसे आप जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं अभी अपना, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है इन चीज़ों से, लोगों को समझने में और लोगों से बात करने में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल का ना, जितनी चीज़ों पे हमने बात किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अब देखिए, ये वो चीज़ें हैं जिस पे लोग बात नहीं करते। आप चाहे यूट्यूब के कितने ही वीडियोस देख लीजिए, आपको वो मतलब ये इंटरनल डेप्थ आपको सीखने का मौका नहीं मिल पाएगा। वो बताएंगे बहुत चीज़, आपको अच्छा भी लगेगा, बट आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि उसका ना डेप्थ आपको पता नहीं होता है। तो मैंने जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी, ये वो डेप्थ है जिसको आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे जब आप फील्ड में होंगे तो, और इसका रिजल्ट आपको बहुत बेहतर तरीके से मिलेगा। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने सारी चीज़ों को कैच किया और इस सेशन को बहुत अच्छे से आपने लिया। तो आपके लाइफ में बड़ा बदलाव आए, इसके लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन का टाइमिंग बताना सर, और मैं अगली नेक्स्ट बार सेशन से का, हाँ, नोट कर दूँ। टाइमिंग ना ग्रुप में, कम्युनिटी में चला जाएगा। ऐसे आपका जो टाइमिंग है वो किस टाइम में आप ज़्यादा फ्री ये रहते हैं, फ्री रहते हैं? सैटरडे संडे चलेगा?